नमस्कार जोहार दोस्तों। आज एक बार फिर आपके सामने अगले टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ हमारे YouTube चैनल नौकरी वाले भैया के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों आपको ये पता ही है, अगर आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हमने JPSC की प्रारंभिक परीक्षा अर्थात PT के लिए पेपर 2 और पेपर 1 दोनों पोर्शंस के लिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस टॉपिक वाइज हमने लेक्चर्स अपने चैनल पर डालने शुरू कर दिए हैं। और उसी क्रम में पेपर 2 की तैयारी जो है, झारखंड का इतिहास, जो कि झारखंड स्पेसिफिक पेपर है पेपर 2, उसकी शुरुआत में हमने झारखंड का इतिहास टॉपिक की शुरुआत की है। और उसी क्रम में हमने 4 वीडियोस हमने ऑलरेडी दे दिए हैं विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के बारे में। और आज हम लोग 5वें टॉपिक पर बात करेंगे, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था या हो लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। इस टॉपिक से भी आपको एक प्रश्न रहेगा और उसके 2 मार्क्स रहेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, ध्यान से सुनिएगा और अपना 1 मार्क्स JPSC PT के लिए आप अपना सुरक्षित कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को देखा और हमने मुंडाओं की शासन व्यवस्था देखा, उरावों के बारे में हमने देखा, नागवंशी शासकों के बारे में देखा। उसी क्रम में अब हम हो जनजाति जो है, बेसिकली हो जनजाति जो है मुंडाओं की एक शाखा ही है, मुंडाओं की ही एक शाखा है हो जनजाति। तो हो जनजाति की जो 2 शाखाएं मुख्य हैं, एक खड़िया है और मुंडा। मैंने कहने का तात्पर्य है कि मुंडा जनजाति की एक शाखा है हो, और खड़िया जनजाति भी जो है मुंडाओं की ही एक शाखा है। इसीलिए मुंडाओं की शासन व्यवस्था से थोड़े कुछ मायनों में इनकी जो हो लोगों की स्वशासन व्यवस्था है ये थोड़ी सी अलग है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह की थी इनकी स्वशासन व्यवस्था, इनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे, जो कि बहुत ही उपयोगी परीक्षा के लिए ये टॉपिक है, कि हो लोगों की जो स्वशासन व्यवस्था थी, इनकी जो स्वशासन व्यवस्था थी, इसे भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहा गया। परीक्षा उपयोगी टॉपिक है। पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का दर्जा किस जनजातीय समाज की शासन व्यवस्था को दिया गया है, तो हो प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था इसे माना गया है। और इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता किसने दिया? यह भी प्रश्न एक आता है। थॉमस विल्किंसन ने इसे, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, इस व्यवस्था को उन्होंने मान्यता दी। तो ये 2 प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहां से एक प्रश्न कि हो लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो आपका उत्तर होगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो 3 प्रश्न यहीं से हमने देख लिया वस्तुनिष्ठ। उसके बाद आपको मैंने बताया कि मुंडाओं की ही एक शाखा है हो जनजाति, और खड़िया भी जो है मुंडाओं की एक शाखा है। यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है, तो इसको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि
पदों का स्तर क्या था, इनकी स्वशासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर, पीढ़ स्तर पर क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो आइए एक एक कर हम उन पदों के बारे में क्रमवार चर्चा करते हैं। हालांकि थोड़ा संक्षिप्त है ये, लेकिन एक प्रश्न आपका सुरक्षित हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि मुंडा, मुंडा ये ग्राम के मुखिया होते थे। ग्राम के प्रधान या मुखिया को मुंडा कहा जाता था। इनका काम क्या था? इनका काम था प्रशासन देखना, गांव का न्याय देखना, न्याय संबंधित कार्य ये करते थे। उसके अलावा लगान से संबंधित, लगान की दरों का निर्धारण, उनकी वसूली वगैरह का काम तमाम रूप से ये करते थे। इनके सहयोगी थे डकुआ। मुंडा के सहयोगी उनके प्रशासनिक कार्यों में, न्यायिक कार्यों में या फिर विभिन्न प्रकार के जो मुंडा के एक सहयोगी की भूमिका में ये थे, और उनका जो पद का नाम था डाकुआ। ठीक है, डाकुआ ये पाहन के सहयोगी थे। ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि मुंडा के सहयोगी को क्या बोलते थे, तो आपका उत्तर होगा डाकुआ। डाकुआ बेसिकली काम क्या करता था? ये संदेशवाहक था। किसका? मुंडा का। मुंडा के संदेशों को ये प्रसारित करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता था। सहयोगी तो था ही, संदेशवाहक, साथ ही यह आवश्यकतानुसार सिपाही और चपरासी की भूमिकाओं को भी निर्वाह करता था। क्या देखा हमने कि मुंडा के सहयोगी जो डकुआ हुआ करता था या हुआ करता है, अभी भी ये व्यवस्था पारंपरिक जो पंचायत व्यवस्था है, राजनीतिक जो हमारी सरकारी पंचायत व्यवस्था है, उसके साथ एक साथ ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। तो डाकुआ, संदेशवाहक, सिपाही और चपरासी, इसलिए आपको ये तीनों दिमाग में रखना है कि क्या काम करता था। उसके बाद हम देखेंगे जो अगला स्तर है मुंडा के बाद, मानकी। इसीलिए इस व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का नाम दिया गया है। तो मानकी जो होता था ये 15 से 20 गांवों पर होता था। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि मानकी कितने गांवों पर एक मानकी होता था, तो आपका उत्तर होगा 15 से 20 गांवों पर। और 5 से 10 गांव पर, 5 से 10 गांव पर एक पीढ़ हुआ करती थी। 5 से 10 गांव पर एक पीढ़, जिसे कि आप ग्राम पंचायत भी उस समय कहा जाता था, ग्राम पंचायत कह सकते हैं इसको। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने गांवों पर एक पीढ़ हुआ करती थी, तो 5 से 10 गांवों पर एक पीढ़ या ग्राम पंचायत का गठन होता था। मुंडा ग्राम प्रधान या मुखिया हुआ करता था, जो प्रशासन, न्याय और लगान के कार्यों को देखता था। मुंडा का सहयोगी डकुआ, जो कि एक संदेशवाहक और आवश्यकतानुसार सिपाही चपरासी की भूमिकाओं का भी वह निर्वाह करता था। मुंडा के ऊपर एक मानकी का पद होता था, जो 15 से 20 गांवों पर होता था, और 5 से 10 गांवों पर एक पीढ़ हुआ करती थी, जिसे कि हम ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं। मानकी की जब बैठकें होती थी, जब किसी मामले पर मानकी बैठकों का आयोजन करते थे, तो उसमें उस क्षेत्र के सभी मुंडा और उसके सहयोगी डकुआ वहाँ उपस्थित रहते थे। उसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट
प्रश्न यह बनता है कि अच्छा बता दूं कि मानकी का फैसला अंतिम होता था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मानकी का फैसला जो है अंतिम होता था और जो मामले मुंडाओं के स्तर से नहीं निपट पाते थे वो मानकियों को भेज दिए जाते थे और मानकी अपने स्तर से और वो अंतिम होते थे, उनका निर्णय अंतिम होता था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई मामला पेचीदा मामला आ गया, कोई मामला ऐसा आता है जो बड़ा पेचीदा है, पेचीदा मामला, तो इस मामले को हल करने के लिए एक 3 मानकियों की समिति बनाई जाती थी। 3 मानकियों की समिति, जिसे 3 मानकी बोला जाता था। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए कि पेचीदा मामलों पर एक समिति का गठन किया जाता था और वो 3 मानकियों की समिति होती थी और उसको 3 मानकी कहा जाता था। उसके बाद हमने देखा कि मुंडा को सहयोग करता था डकुआ, लेकिन मानकी की सहयोगी की भूमिका में कौन होते थे? तो मानकी के जो सहयोगी हुआ करते थे उसको तहसीलदार कहा जाता था। तहसीलदार। और ये तहसीलदार का जो मुख्य काम था वो लगान वसूली था। मुंडा का सहयोगी डकुआ और मानकी का सहयोगी तहसीलदार। 15 से 20 गांव पर एक मानकी, 5 से 10 गांव पर एक पीड़ या पीड़ पंचायत। मामले पेचीदा होने पर 3 मानकियों की समिति का गठन होता था और वह पद 3 मानकी कहलाता था। ये तो हुई इनकी शासन व्यवस्था। मुंडा और मानकी यहीं तक सीमित है इनकी स्वशासन व्यवस्था, लेकिन हम कुछ पद और देखते हैं जो कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में विभिन्न कार्यों को संपादित करते थे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आवश्यक लग रहा हो तो। इसके बाद हम देखते हैं कि द्यूरी का अर्थ हुआ गांव का पुजारी। या बोल सकते हैं पाहन। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप बेसिकली धार्मिक प्रधान के रूप में अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में पाहन के बारे पढ़े हैं, तो यहाँ पर धार्मिक जो प्रधान हुआ करता था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में, उसको द्यूरी कहा जाता था। परीक्षा के लिए यह अंतर ही उपयोगी है। इनका काम क्या था? शादी, विवाह, पर्व, त्योहार या फिर पूजा पाठ संबंधित जितने भी कार्य थे ये द्यूरी द्वारा संपादित किए जाते थे। मुंडा और मानकी के सहयोगी की भूमिका में भी होते थे, धार्मिक कार्यों में उनकी मदद करते थे मानडाओं के और मानकियों को। उसके बाद धार्मिक मामलों में दंड का निर्धारण, धार्मिक मामलों में दंड के निर्धारण का काम द्यूरी करते थे। तो देखा जाए तो धार्मिक मामलों में न्याय का काम यही करते थे, क्या दंड होगा उसका निर्धारण द्यूरी करते थे। उसके बाद सभी रूढ़ी रीति रिवाज जो समाज में थे उनका अनुपालन यही सुनिश्चित करते थे कि समाज में रीति रिवाजों का सही अनुपालन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद एक यात्रा द्यूरी,
यात्रा द्यूरी का एक पद हुआ करता था और ये द्यूरी का सहयोगी होता था। द्यूरी का सहयोगी यात्रा द्यूरी। और यात्रा द्यूरी का काम क्या था कि ये गांव के जितने भी देवी देवता थे उनके पूजन में, उनकी पूजा में, उनकी आराधना में ये द्यूरी का साथ देते थे। तो हमने इस छोटे से अपने लेक्चर में, इस वीडियो में आपका एक प्रश्न जरूर सुनिश्चित कर दिया है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और दावा है कि ये 1 नंबर आपका मिस नहीं होगा। चूँकि ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक था तुलनात्मक रूप से अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में, और ये सिर्फ मुंडा मानकी तक ही सीमित है। तो एक बार हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे और भी पूछ सकता है कि एक पीढ़ का प्रधान कौन होता है। जैसे हमने क्या बताया, 5 से 10 गांवों पर एक पीढ़ होता है और उस पीढ़ का प्रधान मानकी होता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं। मुंडा ये गांव के स्तर पर ग्राम प्रधान या मुखिया की भूमिका निभाता था। मुंडा का काम क्या था? प्रशासन, न्याय, लगान। इन कार्यों में उनको सहयोग कौन करता था? डकुआ। डकुआ बेसिकली क्या काम करता था? संदेश का प्रसार। सिपाही और चपरासी की भूमिका में भी ये होता था। उसके बाद मुंडा के बाद जो अगला जो प्रधान होता था वो 15 से 20 गांवों पर एक मानकी होता था और 5 से 10 गांवों पर एक पीढ़ या ग्राम पंचायत होती थी और इस पीढ़ का प्रधान भी मानकी होता था। किसी भी मामले में अगर पेचीदगी आ जाती थी, मामला थोड़ा सा जटिल होता था, पेचीदा होता था, तो 3 मानकियों की समिति निर्णय लेती थी और इसको 3 मानकी व्यवस्था कहा जाता था और मामलों को हल किया जाता था। मानकी का सहयोगी जो था तहसीलदार था और ये लगान वसूली के मामलों में मानकी को सहायता प्रदान करता था। फिर हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें, धार्मिक क्षेत्र में समाज में जो पाहन हुआ करते थे उनको द्यूरी बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था अर्थात हो लोगों की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान द्यूरी होता था। द्यूरी याद रखिएगा इसको। और ये धार्मिक मामलों में दंड का निर्धारण करने के साथ साथ विभिन्न कार्यों में मुंडा और मानकियों की सहायता करता था। द्यूरी का सहयोग यात्रा द्यूरी करते थे और गांव के देवी देवताओं की पूजा आराधना में ये द्यूरी का सहयोग करते थे, यात्रा द्यूरी। तो यही इस स्वशासन व्यवस्था की मुख्य बातें थी। और अगर आपसे पूछे कि मुंडा के निर्णयों के विरुद्ध आप हो जनजातीय समाज में सुनवाई कहाँ होती थी, तो मुंडा के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई मानकी के द्वारा किया जाता था। और मामला पेचीदगा होने से, अगर पेचीदा मामला हो तो 3 मानकी नामक एक समिति गठित होती थी और मामलों का निर्णय हुआ करता था। तो 5 से 10 गांवों पर एक पीढ़ और बेसिकली हो जनजाति कोल्हान क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऐसा माना गया है कि जो कोल्हान क्षेत्र है, कोल्हान क्षेत्र में हो जनजातियों की बहुलता है और कोल्हान क्षेत्र में कुछ 26 पीढ़ हैं। पीर या पीढ़ दोनों मिल सकते हैं आपको। तो कोल्हान क्षेत्र में कुल 26 पीढ़ हैं। उम्मीद है ये लेक्चर मेरा छोटा था पर ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे कम समय देखकर एक प्रश्न अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा मेहनत आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को अभी तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे कर दें। चूँकि मेरा ऐसा मानना है कि एक छात्र के रूप में भी और आज झारखंड सरकार के एक कर्मचारी होने के नाते भी जो अनुभव मेरा इस क्षेत्र में रहा है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम सफल भी रहे हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर
कि कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, कैसे प्रश्न आते रहे हैं, उस आधार पर हमने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है और महत्वपूर्ण बातों को आपको बताने का प्रयास किया है। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।